विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस के द्वारा देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान भी चलाया गया। बिहार में महागठबंधन की हुई करारी हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर इस जीत को पचा नहीं पा रही है। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व हिमाचल युवा कांग्रेस प्रभारी शेष नारायण ओझा ने भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। शेषनारायण ओझा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि राहुल गांधी ने जो तथ्य सामने रखे हैं वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने जनता का जनादेश छीनकर सत्ता पर कब्जा किया है। आरोप लगाया कि मतदाता सूची में गड़बड़ी भाजपा सरकार की साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस की जांच में हजारों ऐसे वोट पाए गए जो काल्पनिक मकानों पर दर्ज हैं, वहीं कई मृत व्यक्तियों के नाम सूची में अब भी सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के नाम पर कई वोट दर्ज होना चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। और जैसा कि आप हमारे पीछे बैकड्रॉप में भी देख रहे हैं, हमने यहाँ पे वो लगाया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे हजारों मामले, लाखों मामले राहुल गांधी जी ने उस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि कैसे हरियाणा में 2 करोड़ वोटरों में 25 लाख लोग अलग अलग तरीकों से वोटर लिस्ट में अचानक से शामिल किए जाते हैं। और हरियाणा का जो रिजल्ट है उसमें जीती हुई पार्टी और हमारी पार्टी के बीच में लगभग 22 से 22,500 हज़ार वोट का ही अंतर होता है। इसी कड़ी में अभी बिहार के चुनाव भी संपन्न हुए। बिहार में ग्राउंड जीरो पे मीडिया के जो भी साथी कह रहे थे, देख रहे थे, जा रहे थे, कहीं से भी कोई ऐसा अंदेशा नहीं था कि कोई लहर या सुनामी वहां पे एनडीए की चल रही हो। लेकिन जब रिजल्ट आए तो सुनामी तो छोड़िए, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चों का जिस प्रकार से मार्क्स आता है कि 100 में से 93%, 95%, इस प्रकार से सीटें बीजेपी को मिली हैं। आखिर क्या कुछ कर दिया था उन्होंने? ऐसा क्या बिहार में तब्दीली कर दी थी कि बिहार कर्नाटक को पीछे करके आगे बढ़ चुका था? चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे किसानों के मामले में हो, चाहे महिलाओं पे अत्याचार के मामले में हो, लेकिन रिजल्ट उससे जस्ट अपोजिट आया। मैं खुद वहां पे ग्राउंड में 8 महीने था और मैंने देखा कि जनता सरकार बदलने का मूड बना चुकी थी। फिर भी रिजल्ट ही आया जो हमारे समझ से परे है। इन पूरे मामलों को लेकर के प्रश्न केवल ये नहीं है कि बिहार के चुनाव हार गए, हरियाणा का चुनाव हार गए, महाराष्ट्र का चुनाव हार गए। प्रश्न ये भी है कि भारत का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें भारत में चुनाव को सुचारू रूप से संचालित कराने का जिम्मा है, वो पूरी तरीके से संघ की गोदी में बैठ के, बीजेपी की गोदी में बैठ के उनके हिसाब से डिसीजन ले रहा है। मैं कुछ क्वेश्चन रेज करता हूं। महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन हमेशा समय पे एक साथ हुआ करते थे, लेकिन क्या कारण था? कौन से नक्सली हरियाणा में पाए जाते थे जिसका आधार बना करके उस चुनाव को डिले किया गया और महाराष्ट्र का चुनाव कराया गया? कारण में जब हम जाके देखते हैं तो पता चलता है कि हरियाणा में लाकड़ी बहना के नाम से पैसे भेजने में सरकार के पास फंड नहीं था। उन्हें 3 महीने का समय चाहिए था। जब वो समय मिल गया और फंड रिलीज होना चालू हो गया तो चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा कर देता है। बिहार में सेम कंडीशन। बिहार में एसआईआर बिना पूरी तैयारी के लागू किया जाता है। 65 लाख नाम काटे जाते हैं, स्क्रूटनी की जाती है। स्क्रूटनी के दरमियान जो भी विपक्षी पार्टियों के माध्यम से एलिगेशंस या क्वेश्चंस या उनके सामने प्रश्न उठाए जाते हैं, उनका जवाब देने के बजाय अपनी तरफ से मनमानी तरीके से एसआईआर की लिस्ट जारी कर दी जाती है और 65 लाख नाम काट दिए जाते हैं। संयोग तो यह भी होगा कि जो 2 डिप्टी सीएम थे वो दोनों 1,22,000 वोटों से जीत रहे हैं। कई ऐसे नेता जो 1,20,000, 1,22,000 वोट एक फिक्स प्लान बना करके उनको जिता दिया गया। चुनाव के दरमियान लोगों ने देखा था लखीसराय में सिन्हा जी जो डिप्टी सीएम थे वहां पर किस प्रकार से जनता में उनके खिलाफ रोष था।
इवन वो अपनी सरकार पे प्रश्न उठा रहे थे चुनाव वाले दिन, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 1,22,000 प्लस वोट पाकर के चुनाव जीत जाते हैं। तो आज यूथ कांग्रेस न केवल हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश के अंदर जनता की आवाज बन करके इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जब लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं होगी चुनाव के लिए, तो चुनाव का मतलब क्या रहेगा।